बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ले जी बच्चों, आज 5वां लेक्चर होगा हमारा चैप्टर नंबर 1 का। और अभी हमारे पास होगा आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमन कंप्यूटर्स। अभी तक हमने जो चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि सिस्टम्स को और कंप्यूटर्स को लिंक किया था और उसके लिहाज से कंप्यूटर की डेफिनेशन बनाई थी और डेफिनेशन के साथ उसके कंपोनेंट, उसकी वर्किंग जो है, बेसिक चीज़ें जो है हमने समझी थी लेक्चर 4 के अंदर। अभी जो लेक्चर 5 होगा हमारा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें ये जो मॉडल वो दे रहा है ना, वॉन न्यूमन कंप्यूटर्स वाला जो मॉडल है, उसका आर्किटेक्चर है, ये ज़्यादातर जो कंप्यूटर हैं उनके अंदर ये यूज़ हुआ है। तो यहाँ वो बताएगा कि इसके कंपोनेंट क्या है। पहले तो ज़ाहिर है कि होता क्या है, डेफिनेशन होगी इसकी, फिर उसके कंपोनेंट होंगे कि कौन सी चीज़ इसमें इन्वॉल्व होती है, पिछली चीज़ें भी आ जाएंगी साथ ही इसके, और साथ इसकी जो वर्किंग है, और वर्किंग इंटरेस्टिंग है, वो मज़ेदार है। वो मैंने चैट जीटीपी से भी समझा, वो बड़ा ज़बरदस्त उससे समझाया। तो ज़ाहिर है साथ साथ मैं अपना जो नॉलेज है उसको भी साथ साथ जो है वो अपडेट कर रहा होता हूँ। तो चले यार, इसको शुरू करते हैं। सो यहाँ पे कहता है द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इज़ अ कंप्यूटर पैराडाइम। मुश्किल वर्ड उसने यूज़ कर लिया, लेकिन सिंपल कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर का एक नमूना है, एक स्ट्रक्चर है कि ये काम किस तरह से करता है। ठीक है, तो ये उसने बनाया था। दैट डिलाइनेट अगेन मुश्किल वर्ड है, बयान करता है, जो हमें समझाता है कि क्या होना है। आ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम इन विच, अब ज़ाहिर यहाँ से मेन बात आएगी। आ सिस्टम इन विच, एक ऐसा सिस्टम जिसमें द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, ज़ाहिर है कि उसके अंदर जो जो चीज़ें हमने लगाई हुई हैं, रैम रोम, उसका मदरबोर्ड एंड सो ऑन, जो कुछ है उसका, तो जो हार्डवेयर है ऑफ द कंप्यूटर हैज़ 4 प्राइमरी कंपोनेंट। 4 उसकी कैटेगरीज हम बना देते हैं काम के लिहाज से, कंपोनेंट्स के लिहाज से। और उसमें क्या है जी, पहला कंपोनेंट है उसका मेमोरी, उसकी याददाश्त, उसकी रैम, उसकी रोम। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ज़ाहिर है कि ये तो दिमाग है, ये तो लाजमी हर कंप्यूटर का हिस्सा होना चाहिए, होता है। इनपुट मैकेनिज़्म, ज़ाहिर है जिन चीज़ों से हमने उसको इनपुट देनी है, एंड आउटपुट मैकेनिज़्म, और जिन चीज़ों से हमें उसकी आउटपुट मिलती है बाहर। इनपुट भी हो गई, आउटपुट भी हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, और साथ मेमोरी हो गई जहाँ चीज़ें स्टोर होती हैं। तो ये 4 चीज़ें कहता है। और यहाँ तक जो है ये आपका ये इसकी डेफिनेशन बन जाती है कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है ये है क्या। आर्किटेक्चर यही है कि उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से है, किस तरह से बना हुआ है, कैसे उसने काम करना है। दिस मॉडल इज कॉल्ड द जॉन वॉन न्यूमन मॉडल। जॉन वॉन न्यूमन मॉडल, ज़ाहिर उस बंदे का नाम है। द न्यूमन मॉडल नेम्ड इन ऑनर ऑफ द मैथमेटिशियन, तो ये बंदा मैथमेटिशियन था एंड फिजिक्स था, हु कंट्रीब्यूटेड टू इट्स डेवलपमेंट। ज़ाहिर है कंप्यूटर के डेवलपमेंट में उसने अपना किरदार अदा किया इन 1940s के अंदर। 1946 में शायद उसने किया था। ये चैट जीटीपी ने लिखा हुआ था 1946 का। तो बहरहाल ये उसकी बैकग्राउंड है। तो यहाँ से आपने ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की डेफिनेशन जो है वो यहाँ से रेडी करनी है। अब उसके कंपोनेंट, अब सारे ये अलग से सवाल आ जाता है कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के कंपोनेंट कौन से हैं, उसकी डेफिनेशन कौन सी है, उसकी वर्किंग कैसे होती है। तो ये सेपरेट सवाल बन सकते हैं। सो कंपोनेंट कहता है नाउ वी विल लुक एट ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द की पार्ट्स वगैरह वगैरह, ये तो बता रहा है। तो ये हैं उसके मेन की पार्ट्स के क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले मेमोरी है, मेमोरी यूज़ होनी है, और ज़ाहिर है इसमें पिछली चीज़ें भी आ जाएंगी। कंटेन्स बोथ इनपुट डाटा एंड द इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड फॉर द CPU प्रोसेसिंग। अब यहाँ मेमोरी को थोड़ा और तरह से भी डिफाइन करेंगे। कहते हैं मेमोरी के अंदर क्या होगा, एक तो वो डाटा होगा जो हम उसको दे रहे होते हैं, और एक वो डाटा होगा जो पहले से एज ए प्रोग्राम की शक्ल में उसके अंदर पड़ा हुआ है। जैसे वर्ड प्रोसेसर है तो हमने उसको इंस्टॉल किया हुआ ना अपने उसके अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर। तो जब उसको इंस्टॉल कर दिया तो उसकी अपनी जो सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो जो पूरा एक प्रोग्राम है, वो हमने उसके अंदर डाल दिया, रख दिया उसके मेमोरी के अंदर। तो मेमोरी के अंदर वो पूरा प्रोग्राम भी होगा, और हम जो एज ए इनपुट इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसको हदायत देते हैं कि भाई 2+2 आपने करना है, तो वो हदायत भी उसके साथ जो है वो स्टोर होती हैं। इसी तरह ये गेम का हालात भी वही है कि जो गेमें हम खेलते हैं उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं, फिर उसके स्टेप्स बने होते हैं कि भाई कौन सा काम पहले होना है, कौन सा बाद में होना है, एग्जीक्यूशन कैसे होनी है। तो मेमोरी के अंदर डाटा, ये देखें 2 बातें वो कर रहा है कि एक डाटा कि उसकी जो मालूमात हम देते हैं, और इंस्ट्रक्शंस जो हदायत यानी कि प्रोग्राम की शक्ल में उसके अंदर पड़ी होती हैं। ठीक है, जो CPU ने, ज़ाहिर है फिर उसी को तो CPU ने चलाना होता है।
ठीक है, उसी को एग्जीक्यूट करना होता है और उसको चला के जो है वो चीज़ें मुख्तलिफ काम जो है वो करने होते हैं। फॉर इंस्टेंस यानी कि साथ वो एग्जांपल भी दे रहा है, कंसिडर द रैम ऑफ योर कंप्यूटर। रैम ज़ाहिर है वो होती है ना जिसपे अपेरेंटली सामने जो चीज़ें काम कर रही होती हैं, जब आप ऑफ करते हैं कंप्यूटर को तो वहाँ से डाटा ख़त्म हो जाता है, उस रैम की वो बात कर रहा है। कहता है व्हेन अ प्रोग्राम स्टार्ट्स, जब कोई प्रोग्राम हम चलाते हैं, शुरू करते हैं, इट इज़ लोडेड इनटू रैम, डेफिनेटली उसको रैम के अंदर लाया जाता है, क्योंकि रैम के अंदर ला के तो हमें बाहर आउटपुट दिखाई जा रही होती है। टू एनेबल, क्यों लाया जाता है? टू एनेबल फास्टर एग्जीक्यूशन, ताकि वो जल्दी एग्जीक्यूट हो सके, जब दोबारा उसको खोले तो फौरन खुल जाए वो, ठीक है। फास्टर एग्जीक्यूशन कंपेयर टू व्हेन इट रन्स फ्रॉम द हार्ड डिस्क, यानी बार बार हार्ड डिस्क से निकाल के लाने में टाइम लगता है, तो रैम के ऊपर ही लोड हुई तो सामने, जैसे मिनिमाइज कर देते हैं हम, तो मिनिमाइज कर देते हैं तो पड़ा हुआ सामने, तो वो फौरन जल्दी लोड हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये मेमोरी की थोड़ी सी उसने वो डिफाइन किया कि मेमोरी का काम क्या है और चीज़ें कहाँ कहाँ स्टोर हो रही होती हैं। नंबर 2 CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हमने पहले भी पढ़ा। परफॉर्म्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये भी इसने करना होता है, और बाकी जो लॉजिकल चीज़ें होती हैं वो भी करनी होती है, इफ़ देन वाले काम जो है। एंड एग्जीक्यूट कमांड्स, और ज़ाहिर है उन कमांड को जो हम उसे हदायत देते हैं, हुक्म देते हैं, कमांड हुक्म को कहते हैं, तो उनको एग्जीक्यूट होता है चलाना, उसको कर देना, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय द मेमोरी, जो मेमोरी उसको देती है। यहाँ एक बात याद रखें कि जो हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो डायरेक्ट सामने नहीं है उसके करने के लिए, वो पहले मेमोरी में जाती है, ठीक है। मेमोरी से फिर आगे से ये CPU ने उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है, फिर उसको वो करता है, काम करता है उससे। अभी हम इसको तफसीलन देखेंगे। अब यहाँ पे भी एक डेफिनेशनल काम जो है, पीछे भी वैसे हमने पढ़ा था CPU को, लेकिन यहाँ पे भी उसने पूरा उसको एक्सप्लेन किया है। द सिस्टम हैज़ 2 मेन कंपोनेंट्स, यानी CPU के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ये ज़रूर इसको याद करें। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU जिसको कहते हैं, एंड द कंट्रोल यूनिट। CPU के 2 पार्ट्स हम कर रहे हैं, और उन दोनों पार्ट्स को लहजा से पूरा डिफाइन भी करेगा। द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU परफॉर्म मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस, मैथ वाले जो काम है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो सारा ये करेगा। एंड लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल भी इसी ने साथ करने हैं, यानी जो भी ऑपरेशनल काम है वो सारे ALU करता है। लेकिन ये जो कंट्रोल यूनिट है, इसका काम क्या है? अब इसके नाम के अंदर है कंट्रोल, तो इसका कंट्रोल वाला काम है, ये सुपरवाइजर है एक किस्म का। अ कंट्रोल यूनिट इज अ पेरिफेरल अक्सर हम पीछे भी पढ़ा था, उस चीज़ को कहते हैं जो एक्स्ट्रा साथ लगी होती है, क्योंकि इसके बगैर काम चल जाता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा साथ लगी होती है। दैट गवर्न्स द एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज को गवर्न करता है, ध्यान रखता है, वही सुपरवाइजर वाला काम। उसने नज़र रखनी है कि कौन सा काम कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, और ख़राब तो नहीं हो रहा, ठीक है, उसको नज़र में रखना होता है। ऑफ द CPU बाय इंस्ट्रक्टिंग द ALU को उसने हदायत देनी है। ALU जो है उसका वर्कर है, ठीक है। एंड मेमोरी, उस मेमोरी को भी और ALU को भी, टू एग्जीक्यूट टास्क, जो काम उसने करने हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, अपनी जो पहले से हदायत लिखी हुई है उन हदायत के मुताबिक काम वो दोनों कर रहे हैं कि नहीं। ALU और मेमोरी से उसने काम लेना है, किसने लेना है? कंट्रोल यूनिट ने। और किस तरह से लेना है? वो हदायत जो पहले से उसके पास लिखी हुई हैं प्रोग्राम्स की शक्ल में, जैसे वो है वो उस तरह से काम हो रहा है कि नहीं। तो ये ज़ाहिर है उसका एज ए सुपरवाइजरी जो है ये काम बनता है। तो ये ज़ाहिर है कंट्रोल यूनिट की डेफिनेशन, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की डेफिनेशन, ये आप यहाँ से याद कर सकते हैं, करना चाहिए आपको। इट इंश्योर द प्रॉपर एंड टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटीज़, ये वही बात कर रहा है कि काम जो है वो प्रॉपर टाइम पे हो, तो ये चीज़ इसने ध्यान रखनी होती है। और ये एग्जांपल भी साथ वो ले रहा है कि व्हेन डूइंग द कैलकुलेशन 2+2, जब हमने 2 × 2 करवाना हो, जो कैलकुलेटर का प्रोग्राम हम कंप्यूटर में से निकाल के और उसमें 2 × 2 करवाना हो, द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हैंडल द न्यूमेरिकल वैल्यूज, ज़ाहिर है कि जो 2 × 2 उसने करना है वो ALU करेगा, वाइल द कंट्रोल यूनिट जो है वो क्या करेगा? सुपरवाइजेस। देखिए उसने भी यही वर्ड यूज़ किया हुआ है कि वो सुपरवाइज करेगा, ऊपर ध्यान रखेगा एट द होल प्रोसीजर, जो भी ये सारा काम हो रहा है। नंबर 3 जो है इनपुट डिवाइसेस, जाहिर है ये सिंपल सा काम है। एनेबल यूजर्स टू इनपुट डाटा, जाहिर है ये कीबोर्ड माउस वगैरह जो ये क्या करते हैं, हमारा जो डाटा है वो हम इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर को, तो इनके ज़रिए से इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स इंक्लूड कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन भी है। अब ये माइक्रोफोन ये देखें मैंने साथ लिए अपने साथ लगाया हुआ है, और इधर से मोबाइल के साथ भी मैंने उसको अटैच किया हुआ है, तो अब मेरी आवाज़ इसके ज़रिए से रिकॉर्ड हो रही है।
तो कंप्यूटर के साथ भी तो हम कर सकते हैं, उसको आवाज़ के ज़रिए से इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं। तो बहरहाल ऐसे हो सकता है। तो माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है, ये भी याद रखना है। एंटरिंग टेक्स्ट ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड के जरिए जो हम उसको टेक्स्ट लिखते हैं। ट्रांसमिट डाटा, तो वो डाटा जाता है सीपीयू के पास प्रोसेसिंग होने के लिए, वो सारा आ गया। और लास्ट पे 4th नंबर पे आउटपुट डिवाइसेस हैं। प्रेजेंट और कम्युनिकेट, या जाहिर है ये जो आउटपुट डिवाइसेस इन्होंने हमें डाटा प्रेजेंट करना होता है, जो काम हो गया वो हमें उसने दिखाना होता है, जो आउटकम्स आए हैं ऑफ द टास्क, जो भी हमने काम करवाया उससे एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर ने किए। ठीक है, कंप्यूटर जो काम कर देता है वो उसने फिर हमें दिखाना होता है, तो ये आउटपुट डिवाइसेस हमें दिखाती हैं। कंसिडर फॉर इंस्टेंस, फिर एग्जांपल दे रहा है, अ मॉनिटर एंड अ प्रिंटर। मॉनिटर भी ज़ाहिर है हमारा आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी हमारी आउटपुट डिवाइस है। अपॉन कंप्लीशन ऑफ डाटा प्रोसेसिंग द सीपीयू ट्रांसमिट द आउटकम टू द मॉनिटर, ज़ाहिर जो भी काम किया वो मॉनिटर पे दिखा देगा फॉर विजुअल डिस्प्ले, हमें दिखाने के लिए। विजुअल होता है आंखों से ज़ाहिर डिस्प्ले देखना। अब यहाँ पे ये अगेन उसकी जो है 2-3 डेफिनेशन है बड़ी ज़बरदस्त सिस्टम बस की, ये भी आप यहाँ से करें तो मज़ेदार काम होगा। अ सिस्टम बस इज़ अ कम्युनिकेशन मैकेनिज्म। कल मतलब कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये जो सिस्टम बस होती है ये क्या करती है, डाटा जो है वो ट्रैवल करता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक। डाटा, मालूमात, इंस्ट्रक्शंस जो है उन्होंने ट्रैवल करना होता है, सफ़र करना होता है। तो ये जो बीच में हमने मोटी मोटी तारें जोड़ी होती हैं ये बेसिकली सिस्टम बस होती हैं। अ सिस्टम बस इज़ अ कम्युनिकेशन मैकेनिज्म। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि दो चीज़ों का आपस में ताल्लुक जोड़ना। दैट फैसिलिटेट, जो हमें सहूलत देती है द मूवमेंट ऑफ डाटा, डाटा की मूवमेंट है, हरकत है बिटवीन कंपोनेंट्स, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, इनसाइड अ कंप्यूटेशनल सिस्टम, जो भी उसके अंदर है। इट कंप्राइजेज, अब इसमें ज़ाहिर है पहले भी हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि डाटा बस होती है, एड्रेस बस होती है और कंट्रोल बस है। तो ये बस की जो है वो 3 किस्में हैं, ये हमें याद रखनी है सिस्टम बस की। तो डाटा बस ज़ाहिर है डाटा को ट्रांसफ़र करता है, एड्रेस बस क्या करता है, मेंटेन डाटा डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन, कि डाटा कहाँ पड़ा हुआ है, उसका एड्रेसेस क्या है वो इसने ध्यान रखना है। और कंट्रोल बस क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, क्योंकि ज़ाहिर है जो डाटा है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की शक्ल में जाता है, तो इसने उन सिग्नल्स को कंट्रोल करना होता है। और ये उसने एक डायग्राम की शक्ल में भी वो सारा बना दिया। देखना इधर ये इनपुट डिवाइसेस है और इधर आउटपुट है, आउटपुट बाहर है, इनपुट यहाँ से अंदर जा रही है। और ये हमारा पूरा सीपीयू पड़ा हुआ है जिसके अंदर कंट्रोल यूनिट है जिसने सुपरवाइज करना है, एएलयू जिसने सारे काम करने हैं, ऑपरेशनल प्लस माइनस और लॉजिकल सारे, और मेमोरी ज़ाहिर है जो साथ वो स्टोर करती है इंस्ट्रक्शंस को। तो ये सारा मिलके सीपीयू बन रहा होता है। तो ये पूरा उसका जो है पूरी आर्किटेक्चर जो है वॉन न्यूमन कंप्यूटर की वो यहाँ पे आ जाती है। अब नेक्स्ट हम करेंगे वर्किंग, कि ये काम किस तरह से करता है, एक एग्जांपल लेके। ओके, तो यहाँ कहता है द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर एनकम्पासेस 3 एसेंशियल स्टेजेस। बेसिकली 4 होती है, मेरा ख्याल है उसने गलत लिखा हुआ है। चैट जीटी पे भी मैंने देखा था उसने 4 स्टेप्स बना के दिए थे, यही 4 बनते हैं। तो मेरा ख्याल है यहाँ, और नीचे भी उसने लिखा हुआ है 4, तो यहाँ 3 लिख दिया तो ये 4 ही बनते हैं। तो बहरहाल तो कहता है 4 एसेंशियल स्टेजेस, 4 स्टेजेस होती हैं किसी भी एक काम के करने के लिए। वैसे तो वो सेकंड्स के अंदर काम, सेकंड से भी काम जल्दी हो जाता है, लेकिन वो किस किस तरह से होता है, पहले क्या होना है, फिर क्या होना है, फिर क्या होना है, तो वो हम ज़रा उसको डिटेल में समझते हैं। तो ये उसने यहाँ बताया हुआ है कि 4 स्टेजेस होती हैं सीपीयू के काम करने की। और इसमें देखें पहली स्टेज है रिट्रीवल, रिट्रीवल का डाटा लेके आना, अभी हम तफसील देखते हैं। इंटरप्रिटेशन, उसको समझना कि करना क्या है। एग्जीक्यूशन, फिर उसको जब समझ लिया तो कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। एंड देन स्टोरेज, और जब कर लिया तो वो दिखा भी दिया जो हमने उसको काम कहा था, लो जो हमने कर दिया, और उसको स्टोर भी कर लिया अपने फ्यूचर के लिए। ठीक है, फ्यूचर में काम उससे करवाना है। तो ये 4 स्टेजेस होती हैं। टू डेमोन्स्ट्रेट दिस प्रोसीजर, कहता है इस चीज़ को वजाहत करने के लिए, वी विल यूज़ द एग्जाम्पल ऑफ 2 डिजिट एडिशन, 2 चीज़ों को जमा की कहता है एग्जाम्पल लेके हम इसको समझाते हैं। सो देखें पहला स्टेज हमारा फैचिंग, फैच करना। फैच जैसे कुत्ते कुत्ता नहीं होता तो कुत्ते को हम हड्डी या वो स्टिक फेंकते हैं तो उसको कहते हैं फैच। तो वो जाता है, पकड़ता है और लेके आता है। ठीक है, तो फैच करना जो है ये होता है कि जाए, आप जाके कहीं से वो चीज़ पकड़ें और वापस लेके आए, तो फैचिंग बेसिकली वो है।
तो डिस्क्रिप्शन, अब इसको उसने एक्सप्लेन किया हुआ 2-3 पार्ट्स में। डिस्क्रिप्शन कि ये है क्या, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी जो CPU है, रिट्रीव एन इंस्ट्रक्शन, हदायत को लेकर आएगा फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी। अब यहाँ मुझे भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, जैसे मैंने अब इसको हदायत दी है ना कि भाई आपने 2+2 करना है, तो वो जो 2+2 हदायत है ना डायरेक्ट नहीं जा रही, वो डायरेक्ट जाती है मेमोरी में स्टोर हो रही है। और फिर जिस प्रोग्राम ने उसको रन करना है, जैसे कैलकुलेटर है, तो वो भी तो मेमोरी में पड़ा हुआ है, तो वो मेमोरी से उस प्रोग्राम को भी उठा लाना, ठीक है, और साथ जो हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको भी उठा के ले आना, सामने ले आना, ठीक है। तो वो सामने ले आना जो है ये फैचिंग है। तो ये वो बात कर रहा है कि कंप्यूटर की मेमोरी से उसको लेकर आना है। दिस इंस्ट्रक्शन या ज़ाहिर ये जो हदायत हैं स्पेसिफाइज द ऑपरेशन, ये बता रही होती है कि ऑपरेशन क्या होना है, काम क्या होना है, टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द CPU। ज़ाहिर ये हदायत के अंदर ये बताया गया होता है कि आपने काम क्या करना है। अब साथ उसने डिस्क्रिप्शन के साथ ये बताया कि इसमें हार्डवेयर के कंपोनेंट कौन से हैं, कौन कौन सी चीज़ इसमें इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो वो कौन कौन है, मेमोरी ज़ाहिर यूज़ हो रहा है, CPU यूज़ हो रहा है, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यूज़ हो रहा है, IR। आज जो रजिस्टर है ना ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये भी मुझे नहीं था पता। वो कहता है रजिस्टर वो जगह होती है जहाँ पे आप काम करते हैं। जैसे आप कहते हैं किचन में काम करते हैं ना, तो किचन में काम करने के लिए आपने एक बोर्ड रखा होता है, कटिंग बोर्ड रखा होता है, खवातीन ने रखा होता है। तो आप कोई चीज़ ला रहे हैं, आप कोई चीज़ बनाने लगे हैं, तो आप हर चीज़ उसके ऊपर काट रहे हैं। तो एक टाइम पे एक काम जो है उस पर फोकस रखने के लिए आपने वो बोर्ड रखा हुआ है, और उस पर एक टाइम पे एक काम हो रहा है। तो उस बोर्ड को समझ लें वो IR है, यानी जिस पे काम होना है, जिस जगह पे काम होना है उस जगह वो कह रहा होता है IR, ये जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। अब आगे स्पेसिफिकेशन है कि वो काम किस तरह से हो रहा होगा। द प्रोग्राम काउंटर यानी कि PC जो है, ओवरऑल जो हमारा PC है, स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस, मेमोरी का जो एड्रेस है वो स्टोर कर लेता है ऑफ द सब्सिक्वेंट इंस्ट्रक्शन। क्योंकि देखिए इंस्ट्रक्शन एक नहीं होती, अभी तो हम एक की बात कर रहे हैं, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, मतलब हज़ारों इंस्ट्रक्शंस, लाखों इंस्ट्रक्शंस हो रही होती हैं। तो लेकिन उसने ध्यान रखना होता है कंप्यूटर ने, पहले कौन सी करनी है, फिर अगली, फिर अगली, फिर अगली, सब्सिक्वेंट, इसका मतलब ये होता है एक के बाद दूसरी, तीसरी। तो वो कह रहा है कि उसका वो ध्यान रखता है कौन सी इंस्ट्रक्शन कहाँ पड़ी हुई है, कहाँ मैंने स्टोर की थी, और उसको उठाना है। वंस द एड्रेस इज स्टोर्ड इन द मेमोरी, मेमोरी में एड्रेस स्टोर हो गया कि मेरी वो चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, द इंस्ट्रक्शन लोकेटेड एट दैट लोकेशन, तो फिर वहाँ पे उस जगह पे जो हदायत पड़ी हुई हैं इज रिट्रीव्ड, उसको ले आया जाता है, ठीक है ना। उसने अपनी हदायत जहाँ जहाँ स्टोर की है उसको जहन में रखोगा, और फिर जब एग्जीक्यूशन आ गई वो जाएगा उसको लेकर आएगा, ठीक है, जहाँ उसको पड़ी हुई है उसको स्टोर किया हुआ उसने। तो ये पहला काम है फैचिंग का। अब नंबर 2 है डिकोडिंग, कि फैच करके ले आए तो उसको फिर समझना कि है क्या, इसको डिकोडिंग कहते हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेसेसरी एक्शन, यानी कि कौन सा काम करना है ये देखने के लिए द कंट्रोल यूनिट, क्योंकि ये सुपरवाइजर है, कंट्रोल यूनिट डिकोड्स द इंस्ट्रक्शन, उस हदायत को फैलाएगा, उसको समझेगा, ठीक है। और समझने के लिए फिर वही बात के कंपोनेंट्स क्या हैं जी, ज़ाहिर है यहाँ काम CPU का है, कंट्रोल यूनिट का, क्योंकि उसी ने समझना है, ठीक है। वो समझेगा तो आगे वर्कर को देगा ना, भाई आप ये करो तुम। तो डिटेल क्या है, कंट्रोल यूनिट डिकोड द OP कोड, OP मतलब ऑपरेशनल कोड, ऑपरेशन मतलब जो काम करना है, उस कोड को वो डिकोड करेगा, डिकोड मतलब समझेगा, ऑफ द इंस्ट्रक्शंस एंड डिटरमाइन द रिक्वायर्ड प्रोसीजर, उसको सोचेगा, समझेगा कि कौन सा तरीका मैंने लगाना है, कौन सा डाटा यूज़ करना है। तो ये CPU का काम है सारा डिकोडिंग के अंदर। आगे एग्जीक्यूशन है कि जब समझ आ गई तो वो काम फिर उसने करवाना है, ठीक है। CPU अब करवाएगा ALU से। The CPU processes the instruction, हदायत को उसने समझ लिया। When the instructions involved a computation, अब उसने समझा है और उसमें देखा है कि इसमें प्लस माइनस आ रहा है, तो it is executed by the ALU, arithmetic and logic unit करेगा। Any task that require transferring data between several location is managed by the CPU। अब उसके अलावा जो काम करना है, कोई कौन सी इंस्ट्रक्शन कहाँ से पकड़नी है, कहाँ स्टोर करनी है, वो सारे काम CPU ने सारे करवाने हैं, क्योंकि वो माइंड है ना, वो समझदार है, वो सुपरवाइज़र है, कंट्रोल उसके पास है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ALU भी यूज़ हो रहा है और CPU भी यूज़ हो रहा है, और सारा डिटेल दोबारा से वो बता रहा है कि कैसे काम होगा। द अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कैरीज आउट मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस, ज़ाहिर है उसने ALU ने ये काम करने हैं, प्लस माइनस और लॉजिक वाले काम। वाइल द कंट्रोल यूनिट हैंडल्स डाटा ट्रांसमिशन एक्टिविटी, कि डाटा का फ्लो आ रहा है, जा रहा है, ये वो सारा कौन कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल यूनिट कर रहा है।
और लास्ट पे होता है कि भाई काम हो गया, होने के बाद उसको स्टोर कर देना, रख देना कहीं, या हमें एज ए आउटपुट जो है वो शो करा देना। ये दो काम ही होते हैं। तो स्टोरिंग के अंदर डिस्क्रिप्शन क्या है, द आउटकम ऑफ द कंप्यूटेशन, जो पीछे आपने काम कर लिया उसका रिजल्ट क्या आया, इज आइदर रिटर्न टू द मेमोरी, या तो उसको मेमोरी में वापस जाके स्टोर कर दिया जाता है, और सेंट टू एन आउटपुट डिवाइस, जो हमारी आउटपुट डिवाइस जैसे ये मॉनिटर है उस पर उसका रिजल्ट जो है वो दिखा दिया जाता है। इसमें कौन इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें मेमोरी इन्वॉल्व हो रही है और आउटपुट डिवाइसेस, क्योंकि यहाँ तो मेमोरी में उसको स्टोर करना है या उसको दिखा देना है, तो यही दोनों चीज़ें यूज़ होनी है। तो ये हमारा यहाँ तक वर्किंग हो गई। अच्छा, ये तो वर्किंग हमने समझ ली। अब यहाँ कहते हैं इसकी करैक्टरिस्टिक क्या है, ये जो मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं वॉन न्यूमन वाला, इसकी क्या खसूसियात हैं, किन पॉइंट्स की वजह से ये दूसरे मॉडल से डिफरेंट है, तो वो हमने यहाँ देखना है। तो कहता है पहला पॉइंट ये है कि ये सिंगल मेमोरी स्टोर है, कि इसमें जो स्टोरेज होती है वो एक ही लोकेशन जो है वो यूज़ हो रही होती है तमाम रेलिवेंट डाटा के लिए। रेलिवेंट डाटा सारे का सारा एक ही जगह पे स्टोर होगा, बोथ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा, प्रोग्राम की जो हदायत है यानी प्रोग्राम जो है बेसिकली वो, और डाटा जो हम उसको डाटा दे रहे हैं या कोई और, आर स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी स्पेस, एक ही जगह के अंदर उसमें स्टोर होना है। ये इसका मेन पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल इन अ कंप्यूटर गेम, कहता है एग्जाम्पल है जब हम कंप्यूटर गेम खेल रहे हैं, बोथ द गेम्स कोड यानी गेम की जो कोड है, हदायत है, एंड द डाटा, जो भी उसके मुतालिक डाटा हम खेल रहे हैं कि जी स्कोर क्या बने, प्लेयर कहाँ पे होना चाहिए, आर स्टोर्ड इन द सेम रैम, एक ही जगह के अंदर हम उसको स्टोर करते हैं। फिर नंबर 2 ये है सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, कि इसमें सीक्वेंस है कि एक इंस्ट्रक्शन के बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में एग्जीक्यूशन होती है। इंस्ट्रक्शंस आर प्रोसेस्ड वन आफ्टर अनदर, ठीक है, हदायत जो मिली है एक के बाद दूसरी को हमने देखना है इन अ सीक्वेंस, एक तरतीब के साथ। फॉर एग्जाम्पल व्हेन योर कंप्यूटर रन्स अ प्रोग्राम, जब किसी प्रोग्राम को हम चलाते हैं कंप्यूटर में, इट फॉलोज द स्टेप वन बाय वन, ठीक है, स्टेप्स को फॉलो करेगा एक एक करके जिस तरह से वो लिखे हुए हैं, ठीक है। ये आ गया नंबर 2। और नंबर 3 ये है स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट, कि यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि प्रोग्राम जो है वो स्टोर किए जाते हैं। प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी, मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं, एंड कैन बी चेंज्ड बाय द कंप्यूटर, इसको तब्दील किया जा सकता है। अपडेट आती है ना, जैसे जैसे सॉफ्टवेयर की अपडेट आ गई है तो हम अपडेट कर देते हैं, तो उसी की जगह नई इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं। तो ये कहते हैं ये भी एक अच्छा फीचर है इसका। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू अपडेट अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, द न्यू इंस्ट्रक्शंस रिप्लेसेस द ओल्ड वंस, ठीक है, नई इंस्ट्रक्शंस पुरानी की जगह पे आ जाती हैं, तो अपडेट हो जाती है चीज़। तो ये भी एक अच्छा इसका फीचर है। तो ये 3 फीचर, यानी वो अलहदा से भी ये सवाल पूछ सकता है कि व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉन न्यूमन मॉडल आर्किटेक्चर, जो भी है, तो वो अलहदा से ये एक लॉन्ग सवाल बन सकता है। या इसको शॉर्ट के लिए रेडी करेंगे तो हाल ही वो टॉपिक्स ज़हन में रख लें, ठीक है, उस तरह से शॉर्ट भी बन जाएगा। और लास्ट पे आज का हमारा है कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। एडवांटेजेस यहाँ लिखे हुए हैं। तो पहला एडवांटेज ये है सिंप्लीफाइड डिज़ाइन, डिज़ाइन बहुत सिंपल है, सादा है, बेहतर समझ आने वाला है। बाय कंबाइनिंग इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा इनटू अ सिंगल मेमोरी एरिया, एक ही मेमोरी एरिया में सारा कुछ स्टोर हो रहा होता है, तो उस हिसाब से ये हमारे लिए आसान हो जाता है। आर्किटेक्चर इज सिंप्लीफाइड, आसान हो जाता है। नंबर 2 फ्लेक्सिबिलिटी, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जैसे चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं, पुरानी इंस्ट्रक्शंस की जगह नई इंस्ट्रक्शन आप रख सकते हैं। प्रोग्राम्स कैन बी इजीली चेंज बाय चेंजिंग मेमोरी कंटेंट, ठीक है, अपडेट आप इजीली कर सकते हैं। तो ये 2 फायदे आपने बताने हैं कि जी डिज़ाइन सिंप्लीफाइड है और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। और नुकसानात भी 2 हैं। द वॉन न्यूमन बॉटलनेक्स, अब बॉटलनेक्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो बता रहा है। अकर्स व्हेन अ सिंगल मेमोरी एरिया लिमिट्स द सीपीयूज एबिलिटी टू रिट्रीव इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा क्विकली, क्योंकि एक ही जगह के अंदर वो सारा पड़ा हुआ डाटा, और वो ज़ाहिर है डाटा थोड़ी जगह के अंदर वो सारा है कॉम्प्लिकेटेड, तो कहता है सीपीयू को उसको निकालना, लेके आना इतनी स्पीड से नहीं वो कर पाएगा, ठीक है, स्पीड मुतासर हो सकती है। लेकिन अगेन आम बंदे के लिए वो स्पीड इतना मैटर ही नहीं करती, ठीक है, कोई बड़े हैवी प्रोग्राम तो हम रन नहीं कर रहे होते ना, तो लेकिन बहरहाल कहता है कि ये एक बॉटलनेक हो सकती है, डिसएडवांटेज हो सकता है। और नंबर 2 जो बड़ा डिसएडवांटेज है वो सिक्योरिटी रिस्क है।
एक ही जगह आपने सारा कुछ स्टोर किया हुआ है और कोई और प्रोग्राम, वायरस जो है, वायरस बेसिकली प्रोग्राम्स ही होते हैं छोटे छोटे, वो आके जो है उस पर अटैक कर सकते हैं और डाटा चुरा सकते हैं और ले जा सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी रिस्क जो है ये काफ़ी बड़ा हो सकता है। हैविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन द सेम एरिया पोजेज अ प्रॉब्लम, कहते हैं प्रॉब्लम आ सकती है व्हेन वन प्रोग्राम मतलब ये कौन सा, जो वायरस है, ठीक है, कैन आल्टर अनदर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, तो वो जो ऑलरेडी हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको वो चेंज कर सकता है, प्रोग्राम को करप्ट कर सकता है, गेम को, प्रोग्राम को, इन अ मैनर दैट इज सिक्योरिटी रिस्क। ठीक है, डाटा हमारा वो बैंक का डाटा स्टोर हुआ है तो वो अगर निकाल कर ले जाएंगे तो वो तो खतरा हो गया ना हमारे लिए। द वन ह्यूमन आर्किटेक्चर इज अ की इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द डिजाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैनी कंप्यूटर्स। आजकल के जितने ज़्यादातर कंप्यूटर हैं उनके पीछे बेसिक यही तरीकाकार है। सर्विंग एज अ सेंट्रल मॉडल, ये बुनियादी किरदार अदा कर रहा है हाउ दे ऑपरेट। इट इज़ लाइक अ रेसिपी एड इन टू द कंप्यूटर, कहता है एक रेसिपी है, एक तरीकाकार होता है जो हम कंप्यूटर में फीड कर देते हैं, विच फॉलोज इट एग्जैक्टली, जो बिल्कुल उसी को फॉलो करता है, इंश्योरिंग दैट बोथ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर प्रॉपरली प्रोसेस्ड, जिससे ये दोनों चीज़ें हैं स्टेप बाय स्टेप हो सके। However, this model has been essential in the evaluation of computing technology despite its limitation। तो एंड भी यही बात कर रहा है कि चाहे इसकी एक दो लिमिटेशंस हैं, लेकिन यह कहता है कि ये एक बुनियादी रोल प्ले कर रहा है, बेस है जिसके ऊपर जो है बाकी कंप्यूटर के जो एडवांटेजेस हैं, जो उसके फ़ायदे हैं वो बनाए गए हैं। तो बहरहाल जी यहाँ तक है, जो इसका जो डिसएडवांटेज है ना वो आपने यहाँ तक बस कर लें, इधर तक, बाकी उसने एक्स्ट्रा बातें की हुई हैं। तो एक आपका ये डिसएडवांटेज हो गया और एक सिक्योरिटी रिस्क को आप यहाँ तक आपने याद कर लेना है। सो दैट्स इट, इतना इनफ है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ये कंप्यूटिंग सिस्टम करेंगे तो ये हमारा जो लेक्चर है ये पहले चैप्टर का ही एंड हो जाएंगे, फिर एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। ठीक है जी बच्चों, फिर ओके, अल्लाह हाफिज़।